हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल सनराइज एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग चलिए देखते हैं इसमें भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 मतलब दूसरा भाग देखेंगे। पहले भाग में हम लोग देखे थे कि गांधी जी कैसे भारत में आए और उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। तो चलिए दूसरा भाग देखते हैं आज यहाँ से। तो दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ होगा यहाँ पर। दूसरे भाग में शुरुआत में देखेंगे कि खेड़ा का आंदोलन उन्होंने नेतृत्व किया गांधी जी ने, और इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया। फिर रॉलेट एक्ट जब लागू हो गया भारत में तो उसके लिए आंदोलन किया। फिर उन रॉलेट एक्ट को वापस कैसे लिया उस चीज़ को देखेंगे। खास करके बहुत एक बड़ा अगर बोला जाए मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी भी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो आप लोग गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है कि क्लास 10 के लिए। क्लास 10 का ये दूसरा चैप्टर है और पार्ट 2 जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज दूसरा पार्ट 2 भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद तो समझ गए थे राष्ट्रवाद क्या चीज़ है। तो हम लोग आज देखेंगे कि खेड़ा आंदोलन, खेड़ा कहाँ पे है। खेड़ा ये जगह गुजरात में है, ठीक है। खेड़ा में आंदोलन हुआ क्यों था। यहाँ पर फसल खराब होने की वजह से आंदोलन हो रहा था। क्यों हो रहा था फसल खराब होने की वजह से आंदोलन? वो इसलिए हो रहा था कि फसल खराब होने के बावजूद भी अंग्रेजों द्वारा ज़बरदस्ती लगान वसूले जा रहे थे। क्या किए जा रहे थे? ज़बरदस्ती लगान वसूले जा रहे थे। लगान समझ रहे हैं आप लोग, मतलब ज़बरदस्ती टैक्स वसूले जा रहे थे। मतलब आपकी खेती हो या ना हो, आपको 1 बीघे में इतना अगर हमको देना ही देना है आपको सामान, ठीक है। तो ये चीज़ ज़बरदस्ती लगान उगाई जा रही थी। कहाँ पर? खेड़ा में। तो वहाँ पर फसल की तो बर्बादी हो गई थी। कीड़े की वजह से फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, लेकिन किसानों को फिर भी लगान देना पड़ रहा था। इस चीज़ का आंदोलन लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया और उन लोगों ने महात्मा गांधी से हेल्प मांगी। किससे? महात्मा गांधी से। तो गांधी जी गए वहाँ पर और गांधी जी ने उन लोगों के लिए आंदोलन किया। कहाँ पर? खेड़ा में। और आंदोलन खासा सफल भी रहा और वहाँ पर लोगों से जो लगान मांगी जा रही थी वो सरकार ने रोक लगा दी उस पर। तो ये आंदोलन भी सफल रहा। ये आंदोलन कब हुआ था? ये आंदोलन 1918 में हुआ था, ठीक है। तो खेड़ा आंदोलन हम लोग समझ गए। खेड़ा आंदोलन छोटे स्तर पे समझेंगे, बहुत छोटा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। अहमदाबाद आंदोलन, मैं एक चीज़ बता दूं, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, इन सब चीज़ों को मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा बाद में फिर, ठीक है। तो आप लोग उसमें अच्छे से फिर देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर देख रहे हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे करने का, ठीक है। तो आगे देखते हैं अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद तो जान रहे हैं आप लोग, गुजरात का एक बहुत बड़ा सिटी है। तो अहमदाबाद में क्या चीज़ हुआ था कि यहाँ पर सूती मिल का एक कारखाना था। तो सूती मिल में लोग काम जो कर रहे थे, उन्हें ठीक जो सही मेहनताना मिलना चाहिए था काम के बदले, वो नहीं मिल पा रहा था। ज़बरदस्ती ओवर टाइम कराया जा रहा था और उन्हें पैसे नहीं मिल पा रहे थे सही। तो इस वजह से गांधी जी को वहाँ पर इन लोगों ने बुलाया और इनके लिए आंदोलन गांधी जी ने किया। तो ये आंदोलन भी खासा सफल रहा। ये आंदोलन भी 1918 में हुआ था, ठीक है। तो लगातार 3 आंदोलन सफल रहा और यहाँ पर अंग्रेज़ सरकार ने लोगों की बात मानी और वहाँ पर सही जो मेहनताना था वो मिलने लगा, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया कैसे हुआ, रॉलेट एक्ट है क्या चीज़, सारा चीज़ जानेंगे इसको, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इस जगह से यहाँ से देखिए कि रॉलेट एक्ट है क्या चीज़। तो चलिए देखते हैं रॉलेट एक्ट। तो हम लोग एक चीज़ समझ ले पहले, प्रथम विश्व युद्ध। ये विषय कहीं ना कहीं जब हम लोग 1910 से 1920 के आसपास की पृष्ठभूमि देखते हैं और अंग्रेज वहाँ पर शामिल थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो इस पृष्ठभूमि को जब हम लोग के दिमाग में आती है तो एक चीज़ ज़रूर आता है, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि अंग्रेज इसमें हिस्सा ले रहे थे, ठीक है। और अंग्रेज इसमें जब हिस्सा ले रहे थे तो काफ़ी कुछ इससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा और नुकसान होता दिख रहा था। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था
1914 से 18 के बीच, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट क्यों लगा, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में हम लोगों ने पहले भी देखा था कि अंग्रेजों को खासा नुकसान हुआ था। किस चीज़ में? आर्थिक रूप से नुकसान हुआ था और उनके सैनिक बहुत ज़्यादा मारे गए थे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आर्थिक नुकसान की वजह से भरपाई कहाँ से करें? तो भरपाई तो वहीं से करनी थी कि जहाँ पे वो राज कर रहे थे जिस देश में। तो गुलाम किनको बना के रखा था? हम भारतीयों को बना के गुलाम रखा था। तो यहाँ से उन्हें फ़ायदा निकालना था इन लोगों से। तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? रॉलेट सर सिडनी रॉलेट, इनके नाम से ही रॉलेट एक्ट नाम पड़ा था, क्योंकि इन्होंने ही सुझाव दिया था, तो इसके नाम से ही रॉलेट एक्ट पड़ गया। इन लोगों का अंग्रेज लोगों का सुझाव ये था कि हर चीज़ों में, चाहे वो सीमा शुल्क हो, चाहे कोई भी सामान हो, हर चीज़ के दाम दोगुने कर दिए गए थे, ठीक है। और इनकम टैक्स प्रत्येक चीज़ों पर लगा दिया गया था, जिससे धीरे धीरे भारतीय लोगों में रोष आना शुरू हुआ। अब ब्रिटिश सरकार तो जान ही रही थी कि लोग धीरे धीरे रोष में आएंगे तो सड़क पे प्रदर्शन करेंगे, ऑब्वियस बात है, सड़क पे उतरेंगे। और सड़क पे उतरेंगे तो धीरे धीरे लोग आंदोलित होंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। तो इससे पहले क्या करें हम लोग? ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट लाया, किसके द्वारा? सर सिडनी रॉलेट के द्वारा एक एक्ट लाया गया, जिसका नाम क्या पड़ा? रॉलेट एक्ट। इनके द्वारा एक्ट ये लाया गया कि किसी भी व्यक्ति को अगर शक के दायरे में हो, या आंदोलित कर रहे हैं या नहीं भी आंदोलित कर रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करके बिना किसी मुकदमे के, कोई मुकदमा नहीं, कोई दलील, कोई वकील नहीं चलेगा, ठीक है। और 2 वर्ष के लिए आपको जेल की सजा काटनी पड़ेगी, ठीक है। क्या था? बिना दलील बिना वकील, बिना दलील, ये इसलिए कि आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि हमें किस लिए गिरफ्तार किया गया। आज हमें अगर कोई गिरफ्तार करता है तो अगर पुलिस आती है तो हम उनसे ये पूछ सकते हैं, हमारा ये अधिकार है कि हमें किस एवज में गिरफ्तार किया जा रहा है, हमने ऐसी क्या कौन सी गलती की हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों के पास उस समय रॉलेट एक्ट में नहीं थी। हम लोग कोई दलील नहीं दे सकते हैं, ठीक है, और कोई अपील भी नहीं कर सकते हैं। कोई अपील भी नहीं सकते हैं, अपील भी नहीं कर सकते, कोई दलील भी नहीं दे सकते। ये नहीं कर सकते कि दलील मतलब कोई ये काम हमने नहीं किया है। और वकील भी नहीं कर सकते। आज के दौर में हमें वकील करने का अपना हक है कि हम कोई भी अगर कांड करके आते हैं, कोई भी कितना बड़ा से बड़ा अगर कांड करते हैं तो हमें वकील करने का सरकार द्वारा, संविधान द्वारा हमें ये मान्यता दिया गया है, ठीक है। तो 3 चीज़ें थी, कोई अपील नहीं कर सकते हैं, और कोई दलील, बिना कोई दलील के, और बिना वकील के, 3 चीज़। तो इन्हें भारतीयों द्वारा, गांधी जी द्वारा कौन सा कानून बोला गया? इन्हें काला कानून कहा गया। इन्हें कौन सा कानून कहा गया? काला कानून कहा गया। किसको? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। वो इसलिए कहा गया कि इसमें कोई अपील नहीं कर सकते, कोई दलील नहीं दे सकते। मतलब दलील मतलब जो हम लोग सबूत पेश करते हैं, ठीक है, मतलब सबूत नहीं दे सकते हैं, और वकील भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें क्या थी कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी जुर्म के, बिना कि बेवजह मतलब गिरफ्तार किया जा सकता है, और 2 वर्ष की सजा सुनाई जा सकती है। कितने दिनों की? 2 वर्ष के लिए। तो अब तो ये पूरे तौर पे कहीं ना कहीं ये चीज़ खटकने लगा दिमाग में। किनके दिमाग में? महात्मा गांधी के दिमाग में। ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तीनों ने घोषणा कर दी रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। किसके? कौन सा? रॉलेट सत्याग्रह के बारे में, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में किन्होंने? गांधी जी ने। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में कि नहीं, हमें इनके खिलाफ लड़ना होगा, ठीक है। तो गांधी जी द्वारा एक डेट दिया गया, ठीक है, 30 मार्च
1919 ये डेट दिया गया कि शायद पूरे देश में इस डेट को अलग अलग जगहों में, गांवों में, तालुकों में, शहरों में आंदोलन किए जाएंगे, सड़क पर जुलूस निकाले जाएंगे। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, ये गंदे कानून के खिलाफ, काले कानून के खिलाफ एक जुलूस निकाला जाएगा। कब? 30 मार्च को। लेकिन फिर बाद में गांधी जी ने इस डेट को आगे बढ़ाया। ये डेट था फिर से 6 अप्रैल 1919 को। लेकिन बहुत ऐसा शहर था जहां लोगों ने 30 मार्च को ही आंदोलन शुरू कर दिया, जैसे दिल्ली, लाहौर वगैरह, इन सब जगहों पर 30 मार्च 1919 को ही आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी का कहना था कि आंदोलन इस तरह करें जिसमें कोई हिंसा ना हो। लेकिन दिल्ली जैसे जगहों में, लाहौर जैसे जगहों में अच्छी खासी हिंसा हुई और हिंसा को देखते हुए गांधी जी अचंभित होने लगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि किसी तरह हिंसा को काबू कर लिया जाएगा। लेकिन स्थिति और भयावह होती चली गई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कैसे स्थिति और भयावह होती चली गई। दस अप्रैल 1919 ये वो डेट था जब कहाँ पर? पंजाब में रैलियां निकाली गई, जुलूस निकाला गया। ठीक है, 10 अप्रैल 1919 को। और यहाँ पर पुलिस द्वारा लाठी भी चलाई गई जुलूस पर। तो इसका असर ये हुआ लोगों पर कि उन्होंने गुस्साई भीड़ ने पुलिसों पर आक्रमण कर दिया और स्थिति ये हुआ कि 6 पुलिसकर्मी मारे गए। आंदोलन बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो चुका था, ज़्यादा। और गांधी जी यहाँ से सोचने लगे। 2 मुख्य जो लीडर थे उस समय भारत के, जो गांधी जी को इस आंदोलन में सहयोग कर रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये 2 मुख्य जो थे भूमिका में थे पंजाब में। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ पर? पंजाब में। स्थिति और भयावह होती चली गई, पूरे देश और ज़्यादा आंदोलित हो गया और पंजाब में अंग्रेज सरकार द्वारा मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ क्या चीज़ है? मतलब पुलिसिया कानून। मतलब कोई भी लोग अगर बिना वजह बाहर निकले किसी भी वजह से, तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई किस तरह का? गोली चला सकती है या किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, तो मार्शल लॉ कहाँ पर लागू हो गया? पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो गया। इसके बाद का दिन देखते हैं हम लोग कैसे कैसे गुजरा भारत में उस समय, और आंदोलन और ज़्यादा बिगड़ता चला गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग 13 अप्रैल 1919। ये वो दिन था जब अमृतसर, जो कि पंजाब का बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, जलियांवाला बाग में एक मेला लगा हुआ था। किस चीज का मेला लगा हुआ था? बैसाखी, सिख लोगों का एक बहुत बड़ा पर्व बैसाखी, इस चीज का मेला लगा हुआ था। ठीक है, तो लोगों को पता नहीं था मार्शल लॉ के बारे में सही से कि मार्शल लॉ है क्या चीज़, हमारे साथ क्या क्या हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर प्रमुख नेता जो थे वो वहाँ के लोकल, वो लोग भी जुटे थे इस यहाँ पर जलियांवाला बाग में, कि लोगों को इस कानून के बारे में बताया जाए। कौन सा कानून? रॉलेट एक्ट के बारे में लोगों को बताया जाए। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में लोगों को बताया जाए। इस वजह से 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व भी था, मेला भी था, एक बेहतर जगह था लोगों को बताने के लिए। तो लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। तो इस चीज़ की भनक किन्हें लगी? अंग्रेज़ों के जो जनरल थे, उस इलाके के जनरल
जनरल डायर, इस चीज़ की खबर किसको लगी? पुलिस कप्तान जो थे उस क्षेत्र के, इस चीज़ की खबर किसको लगी? जनरल डायर को लगी। जनरल डायर को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने पुलिस के साथ कूच किया, कहाँ पर? जलियांवाला बाग की तरफ। और जलियांवाला बाग का हर एक गेट, ठीक है, जो जो गेट है उन सब गेटों को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद वहाँ पर जनरल डायर की तरफ से इशारा किया गया कि अंधाधुंध गोली चलाइए, जो हो सके जितनी हो सके गोली चलाइए। तो पूरी तरह मतलब चारों तरफ से गोली चलनी शुरू हो गई और लोग मरने लगे। उसमें से बीच में एक कुआं है और एक आंकड़ा है, जितने लोग गोली से नहीं मरे थे उससे ज़्यादा लोग उस कुएं में कूद कूद कर मर गए थे। लोगों ने सोचा कि कुएं में कूद कर जान अपनी बचा लूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकारी आंकड़ा तो 600 से 700 का आंकड़ा है मरने का, लेकिन एक हिसाब से उससे 5-6 गुने ज़्यादा लोग मारे गए थे वहाँ पर। कहाँ पर? जलियांवाला बाग में। और ये देश को उस समय भयभीत कर गया। और जब बाद में जब जनरल डायर से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो जनरल डायर का भी कहना था कि लोगों में भय का माहौल पैदा करना है मुझे। किस चीज़ का? लोगों में एक भय का माहौल पैदा करना है, जिससे लोग डरे हमारे अंग्रेजी शासन से। और उन्होंने वो डर का माहौल पैदा किया। इसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को वापस ले लिया। तो आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर करें। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में, वो होगा असहयोग आंदोलन। पूरा एक पार्ट में हम लोग असहयोग आंदोलन को देखेंगे, कैसे कैसे भारत में लोगों ने अंग्रेजी सत्ता को भगाने के लिए सहयोग देने से मना कर दिया हर चीज़ से। उसके बाद अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे नमक सत्याग्रह के बारे में, दांडी मार्च, और इस तरह से हम लोगों का 4 पार्ट में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद असहयोग के साथ साथ हम लोग खिलाफत को भी देखेंगे। खिलाफत आंदोलन कैसे शौकत अली ने कैसे गांधी जी के साथ आंदोलन चलाया। तो थैंक यू दोस्त।